इन धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने का सिलसिला अगर बंद हो जाए तो बीजेपी के अकाउंट में जो वोट है वो जीरो हो जाएगा। आज न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, कहीं न कहीं वो आरएसएस के विचारों के पोषक हैं। आस्था के बुनियाद पे कोई फैसले लेने का किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी भी जज को और किसी भी जुडिशरी के सिस्टम को अधिकार नहीं दिया गया है। आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी यह बात नहीं समझ पा रहा है कि भारत में सही मायने में कौन जालिम है और कौन मजलूम है। भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। नबी के शान में जो गुस्ताखी के मसाइल हैं या मुसलमानों के जो मजहबी मान्यताएं हैं उस पर जो ठेस पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का मामला है, उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। शायद अगर अब्दुल उस्मान शेख साहब और माँ फातिमा शेख नहीं होते तो शायद राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को 1848 में पहला बच्चियों के लिए स्कूल खोलने के लिए जगह और जमीन मौजूद नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। भारत में मुस्लिमों को लेकर हमेशा से वाद विवाद होता रहता है। मुस्लिमों को एक तरह से जो है सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जो है पार्टियां यूज़ कर रही हैं, ऐसा लगातार जो है मीडिया में आता रहता है। और अभी हम आए हुए हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चांद मोहम्मद साहब, जो कि पार्टी के नेशनल इंचार्ज भी हैं। पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे देश भर में मुसलमानों को समाजी एतबार से बेदार करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। और आज मुल्की सतह पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और जिसकी वजह से आज इसकी जड़ें पिछले अगर देखें तो लगातार इसकी बुनियाद रखने के बाद से, और बुनियाद रखने की जो तारीख हम लोगों ने चुनी वो 9 जनवरी की चुनी। 9 जनवरी 2015 को इसकी नींव रखी माँ फातिमा शेख की यौम पैदाइश के मौके पे, जो भारत की बड़ी महान समाज सुधारिका रही और भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका रही। और ये वो अजीम शख्सियत रही जिन्होंने ज्योतिराव फूले के आंदोलन में, माता सावित्रीबाई फूले के आंदोलन में वो रोल अदा किया। शायद अगर अब्दुल उस्मान शेख साहब और माँ फातिमा शेख नहीं होते तो शायद राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को 1848 में पहला बच्चियों के लिए स्कूल खोलने के लिए जगह और जमीन मौजूद नहीं होता। तो इस लिहाज से देखा जाए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा समाजी एक एतबार से जो है लोगों को बेदार करने के लिए और इस व्यवस्था से, खास तौर से मनुवादी व्यवस्था से लोगों को परिचित कराने के लिए मुल्की सतह पे काम कर रहा है। तो मतलब जो आप कहना चाहते हैं कि मनुवादी व्यवस्था से, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है टिप्पणी भी की है कि बुलडोज़र जो है नहीं चलेगा और किसी भी सड़क को, अगर कोई मुख्य सड़क है, वहाँ मंदिर है या मस्जिद है, तो उसको जो है हटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी को आरोपी होने के आधार पे जो है सिर्फ उसका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो चीज़ें अभी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत सारे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जो है फैसले देना चाहिए और बुलडोजर की जो कार्रवाई करने वाले लोग थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई की अभी तक, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जिसे भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता है, ऐसे तरीके अख्तियार करके वो जमींदोज करने वाली तमाम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं और जो संविधान के खिलाफ है। तो ये जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ बयान ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस बयान के पीछे जो लोग असल गुनाहगार हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट कितना एक्शन कर रहा है। अगर बात करें उत्तराखंड में तो एक बड़ी आबादी 50,000 से ज़्यादा जिनको विस्थापित करने की कोशिश की जाती है। दुनिया में जितने देश हैं वो अपने देश में रह रहे नागरिकों को विस्थापन रोकने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए, परमानेंट जो है रिहाइश के लिए व्यवस्था करने की दिशा में काम करते हैं। लेकिन भारत में जो है भारत के ही नागरिकों को लगातार विस्थापन का सामना करना पड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी जो है लगभग एक बड़ी बस्ती को उजाड़ने का काम किया, जमींदोज करने का काम किया। तो ये जो चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो इन ज़मीनों को जमींदोज करने के बाद, खाली कराने के बाद कौन से लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इस देश में जल जंगल ज़मीनों को खाली कराने के बाद किन को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो देखा जाए टाटा, बिरला, अंबानी को प्रोवाइड किया जा रहा है। और अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल इसका जीता जागता उदाहरण है,
जिसकी एक बड़ी आबादी पे जो घना पर्यावरण या वृक्ष पेड़ पौधे मौजूद थे, तरह तरह के जीव जंतु मौजूद थे, उसको जो है तबाह और बर्बाद करने का काम किया और वो जमीन अडानी को देने का काम अच्छा, किया। आपको इंटरप्ट करूंगा थोड़ा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आसाम में या यूपी में जहां भी इस तरह का मसला हुआ है तो सरकारी ज़मीन पे मुस्लिमों ने जो है ना एक तरह से अधिकार कर लिया, वहां पे अपनी बस्तियां बसा ली, इस कारण उनको बाद में कोर्ट ने जो है उसको खाली करने का आदेश दिया। ऐसा बहुत सारे मामलों में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये बातें जो एलिगेशन लगाए जाते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ब्राह्मण बनिया मीडिया के जरिए संचालित किए जाते हैं, वो पूरी तरह से निराधार बातें हैं। अगर अभी देखा जाए दिल्ली के अंदर ये रानी झांसी मार्ग पे रानी झांसी की प्रतिमा थी, स्टैचू थी, उसको उठाकर ईदगाह में लगाया गया, जबकि वो जमीन का मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है। तो जब कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर हियरिंग हो रही है, उसके बावजूद जो है वहां नई चीजों को लगाना, नए निर्माण कार्य करना और नई निर्माण कार्य करने वाले लोगों को नहीं रोका जाना, तो ये बातें दोनों संस्थाओं पे, जो सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाओं में जो न्याय देने वाली इकाइयां हैं, कोर्ट हैं, वो स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों में क्यों नहीं आगे आते और ऐसी ताकतों को रोकने का काम क्यों नहीं करते। दिल्ली में ये ताजा उदाहरण है, मेहरौली की 600 साल पुरानी तारीखी मस्जिद को उस वक्त पुलिस बल फोर्सेस एम्प्लॉयमेंट करके देर रात 12 बजे जो है पूरा जो है सर्कल बनाकर 5 बजे तक जमींदोज कर दिया जाता है। जो मामले ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे जो है मामलों को टच नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पे एक तरफा कार्रवाई होती है, तो उसका कारण ये वजह है, एक तरफा कार्रवाई होने के पीछे जो आज न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं, कहीं न कहीं वो आरएसएस के विचारों के पोषक हैं। अगर वो संविधान को मानते, संविधान के बुनियादी मूल्यों के आधार पे फैसले देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सिविल कोर्ट का और ज्यूडिशरी का प्रोविजन किया गया, लेकिन उसके दायरे से बाहर जाकर फैसले देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे सिविल कोर्ट का जज हो या एनी अदर दूसरी जो है न्याय की संस्थाएं हो। आज अगर देखा जाए वो संविधान के दायरे में जाकर फैसले दे रहे हैं। तो ये देश संविधान के आधार पे चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया संविधान देश में लागू किया गया, ना कि आस्था के आधार पे चलाने के लिए संविधान लिखा गया है। आस्था के बुनियाद पे कोई फैसले लेने का किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी भी जज को और किसी भी ज्यूडिशरी के सिस्टम को अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये जो फैसले हैं कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी विचारों के पोषक होने के नाते आ रहे हैं और जिससे बड़े पैमाने पे इस देश में सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि मूल्यवासी ओबीसी, एससी, एसटी को बड़े पैमाने पे निशाना बनाया जा रहा है, क्षत्रिय समाज को निशाना बनाया जा रहा है। और आज इन्हीं के अधिकारों पे डाका डालने वाले लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के विचारों के लोग हैं। वो नहीं चाहते कि इनमें इत्तेहाद हो, भाईचारा हो और ये एकजुट हो, इनकी ताकत खड़ी हो भारत में। इसके लिए लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा और फसादात करते हैं। और इस वजह से अगर देखा जाए भारत में आज ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी यह बात नहीं समझ पा रहा है कि भारत में सही मायने में कौन जालिम है और कौन मजलूम है। अगर सही मायने में कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इस बात को समझते तो शायद चंद मुट्ठी भर 3.5% लोगों की 5-5 रिकॉग्नाइज पार्टियां काम नहीं करती। बहुसंख्य इस देश में ओबीसी 52% 1931 के आधार पे इस देश में उसकी आबादी है, यानी भारत का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन शासन प्रशासन में, नौकरियों में क्या हर दूसरा आदमी ओबीसी है? नहीं नजर आता। 22.5% एससी एसटी के लोग हैं, लेकिन शासन प्रशासन में, नौकरियों में 22.5% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी नहीं नजर आता। माइनॉरिटी में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, लेकिन शासन प्रशासन और नौकरियों में नजर आते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि ये जो संस्थाएं हैं, शासन प्रशासन की जो इकाइयां हैं,
आज के तारीख में उस पर एक जाति का एकाधिकार होने की वजह से इस तरह की समस्याएं निर्माण हुई है। इस बात को मानने में तो आपको गुरेज नहीं हुआ कि 1947 के बाद से, आज़ादी के 75 साल के बाद से लगातार जो है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की संख्या या जो नौकरी में उनकी संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अधिकार उनको मिलते जा रहे हैं, न कि कम हो रहे हैं। अधिकारों का बढ़ना और उनकी भागीदारी बढ़ना ये अलग बात है। संविधान में जो उन्हें 27% रिजर्वेशन है कि 100 सीट निकली तो 27 OBC होना चाहिए, वो 27 नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। 22.5% SC ST के लोग हैं, वो 22.5% की संख्या फुलफिल नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन हैं, उनकी एक बड़ी आबादी है, उनकी संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी शासन प्रशासन में नहीं है, ये बड़ा सवाल है। क्षत्रिय समाज 7.5% है इस देश में, लेकिन शासन प्रशासन में 1% भी नुमाइंदगी नहीं है, ये बड़ा सवाल है। भागीदारी का बढ़ना एक अलग मामला है, लेकिन जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी बढ़ने का प्रावधान है संविधान के अंदर, आर्टिकल 15(4), 16(4) के अंदर, कि राज्य में जो पर्याप्त पिछड़े लोग हैं उनके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई, उसको कब पूरा करेंगी ये सरकारें? तो ये 75 साल में सरकारें देखा जाए तो आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं। ये टीवी और अखबार में लड़ते हुए नजर आते हैं, व्यवहार में लड़ते हुए नजर नहीं आते। चलिए, नौकरी और हिस्सेदारी की तो बात आपने कही, जो भी कुछ लोग जो हैं ये कहते हैं कि भारत का जो मुसलमान है चित भी अपना, पट भी अपना चाहता है। जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तब वो तो सरिया कानून की बात करते हैं, 3 तलाक की बात आती है तो वो सरिया कानून की बात करते हैं, बाकी जगह पे बोलते हैं कि नहीं, भारत का संविधान है। क्या कहेंगे आप? जब वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल आया है तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, अपने धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज परंपराओं के आधार पे जीने का अधिकार है। तो ये जो सरिया कानून है, सरिया कानून के आधार पे मुसलमानों का वो निजी जिंदगी का, उनके मजहबी जिंदगी का हिस्सा है। देश में उनके जिंदगी जीने का हिस्सा संविधान है, क्योंकि संविधान में अधिकार है उनके लिए। तो वक्फ में जब संशोधन हो रहा है तो समस्या कहाँ है? वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जाए, तमाम ऐसे बोर्ड भी हैं। अभी ब्राह्मण बोर्ड का भी गठन किया गया महाराष्ट्र में, और उनको एकाधिकार दिया जा रहा है, विशेषाधिकार दिया जा रहा है। ब्राह्मणों को प्रोफेसर के बराबर सैलरी देने का प्रोविजन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, खुद मुस्लिम अपनी व्यक्तिगत जमीनें वक्फ करते हैं, वो सरकारी जमीनें नहीं है। वक्फ पे आरोप लगता है कि वक्फ जो है भू माफिया की तरह काम करता है। वक्फ जो है किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है और फिर कोर्ट में इसको साबित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है सामने वाले के लिए, क्योंकि उसको इतला भी नहीं किया जाता है। वक्फी ज़मीनें हैं, कोई न कोई इंसान उसे वक्फ करता है। आसमान से या ज़मीन से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है या कोई शैतानी ताकत नहीं है जो वक्फ बोर्ड के दस्तावेज और कागज़ और ये चीज़ें तैयार करती है। इंसान अपनी ज़मीनें खुदा के हक में, नेकी के लिए, भलाई के लिए, तमाम इंसानों के लिए एक हिस्से पे वक्फ की ज़मीनों और जायदाद का इस्तेमाल नहीं है। उस पर मकतब, मदरसे और तमाम जो है वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए काम किए जाने के उसमें सिद्धांत जुड़े हुए हैं इस्लाम के। सिर्फ जो है धार्मिक जो है शिक्षाओं को, मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, तमाम जो है लोगों के वेलफेयर के लिए भी वक्फ की गई जमीनों और संपत्तियों में प्रोविजन है। इस देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। फिर भी भारत में मुसलमानों की स्थिति देखते हैं तो बहुत सारे गरीब हैं, और मतलब कि बहुत सारे मौलाना भी जो टीवी पे बैठ के कहते हैं, हम आपको बता दें कि वक्फ ऐसा कोई काम नहीं करती, नहीं तो हमें मिलाए कि किसको IAS बनाया, किस बेवा के लिए काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुस्लिम ही टीवी पे कहते हैं, हम आपको बता दें। वक्फ बोर्ड आज जिन लोगों के अंडर कंट्रोल में काम कर रहा है, उसमें जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, देखा जाए वो सरकारी कर्मचारी आज के तारीख में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाकर, जो वक्फ बोर्ड के जो सिद्धांत हैं उसके खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से होने वाली जो इनकम है, अगर उस इनकम को वाकई में वेलफेयर के लिए, जिस मकसद के लिए वक्फ की गई ज़मीन है,
अगर उस पर खर्च किया जाता तो सिर्फ मुसलमानों की हालात में सुधार नहीं होती, देश में तमाम दबे कुचले मजलूमों की हालत में सुधार होती। तो मुसलमानों की जो ये हालत है आज़ादी के 75 साल बाद भी, उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? खुद मुसलमान हैं या कि ये कांग्रेस भाजपा, किसको आप कहना चाहेंगे? उसके लिए जो जिम्मेदार है, इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो जिम्मेदार है, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के षड्यंत्र से की जानकारी ना होने की वजह से मुसलमान जिम्मेदार है। अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के षड्यंत्र और साजिशों की इनको जानकारी हो जाए तो जो लोग इनका गुमराह करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग इनका गुमराह करके इनको शोषित पीड़ित वंचित बनाने का काम कर रहे हैं, उनका खेल परमानेंट खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, स्वामी यति नरसिम्हानंद ने एक बयान दिया प्रोफेट को लेके, विवादित बयान दिया, और लगातार इस तरह के बयान बीच बीच में आते रहते हैं। नूपुर शर्मा ने भी कहा था, और अब इन तो क्या कहेंगे आप जो इस तरह की घटनाएं बार बार हो जाती हैं? नबी के शान में जो गुस्ताखी के मसाइल हैं या मुसलमानों के जो मजहबी मान्यताएं हैं उस पर जो ठेस पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का मामला है, उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है। और ये मुसलमानों को और मुसलमानों के धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने के पीछे रिलीजियस पोलराइजेशन का जुड़ा हुआ मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इन धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने का सिलसिला अगर बंद हो जाए तो बीजेपी के अकाउंट में जो वोट है वो जीरो हो जाएगा, जो जनमत है वो जीरो हो जाएगा। कहीं ध्रुवीकरण करना चाहते पोलराइजेशन का मामला है, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का मामला है, ताकि चुनाव में फायदा हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ चांद मोहम्मद साहब जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तीसरे अधिवेशन में हमारी इनसे मुलाकात हुई और बातचीत की, और इन्होंने कई मुद्दों पे कहा कि किस प्रकार से जो है भाजपा और आरएसएस जो है मुस्लिम वोटों का और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। इसी कारण जो है बीच बीच में इस तरह के विवादित बयान आते रहते हैं। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।